मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैंने व्याख्यान के लिए जो विषय चुना है वो है फैंटेसी, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक प्रमुख तत्व है। फैंटेसी अंग्रेजी का शब्द है जो यूनानी शब्द फैंटेसिया से बना है। इसका आधार असत्य या मिथ्या है। मानवी के पारिभाषिक कोश में फैंटेसी को स्वप्न चित्र मूलक साहित्य कहा गया है। हिंदी में इसे फंतासी भी कहते हैं। साहित्य में यह शब्द नया नहीं है। रचना प्रक्रिया में रचनाकार जब बाहरी परिवेश को आत्मसात कर लेता है तब उसके मन में कुछ धुंधला रहस्यमय कल्पना चित्र उभरता है और यही स्वप्निल प्रभाव कवि के अभिव्यक्ति पक्ष का माध्यम बनता है। इसी को फैंटेसी टेक्निक कहते हैं। वस्तुतः फैंटेसी मनुष्य के शिशु स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। इस तरह भी समझ सकते हैं कि रचनाकार के भीतर छिपा हुआ शिशु ही साहित्यिक फैंटेसी का निर्माण करता है। ये एक प्रकार का दिवा स्वप्न या दुःस्वप्नात्मक मानसिक बिंब है। इसे माया का आवरण, स्वप्नशीलता की पूरक एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सनक और अन्वेषण का रूप भी माना गया है। 20वीं शती में फैंटेसी को दिवा स्वप्न का पर्याय मान लिया गया। फ्रायड ने संपूर्ण साहित्य सृजन को फैंटेसी का एक प्रकार माना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से फैंटेसी का संबंध उसके विचार प्रवाह तथा उसकी चाक्षुष अभिव्यक्ति से है। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि फैंटेसी बाह्य जगत को समझने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसका संबंध व्यक्ति के ईगो अहम के साथ है, जो सूक्ष्म विचारों को सहज संप्रेषणीय बनाती है। फैंटेसी में स्मृति बिंबों के सहारे एक रहस्यमय लोक का निर्माण होता है। हिंदी में फैंटेसी का सर्वाधिक प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है। उन्होंने कहा, फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। इसका तात्पर्य है कि फैंटेसी के रहस्य लोक में हमें मानव मन के निगूढ़ तत्वों, अनुभूत जीवन समस्याओं और इच्छित जीवन स्थितियों का अनुसंधान कर सकते हैं। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता एक फैंटेसी है। इसमें मुक्तिबोध फैंटेसी शिल्प का खुलकर प्रयोग करते हैं। यहाँ मुक्तिबोध स्वयं काव्य नायक है या फिर पूरा देश उनके व्यक्तित्व में साकार हो गया है, ये विवाद का विषय बना रहा है। फैंटेसी में यथार्थ की अभिव्यक्ति कठिन होती है क्योंकि फैंटेसी यथार्थ की अभिव्यक्ति में बाधक है। लेकिन मुक्तिबोध मानते हैं कि फैंटेसी के प्रयोग से जीवन ज्ञान को कल्पना के रंगों में प्रस्तुत किया जा सकता है और वास्तविकता के प्रदीप्त चित्रण से बचा जा सकता है। फैंटेसी के वस्तुतः 3 प्रयोजन बताए गए हैं। पहला मनोरंजन, दूसरा यथार्थ से पलायन, तीसरा सदोष मानव और दोष युक्त संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण। इसमें 2 प्रयोजन यानी मनोरंजन और यथार्थ से पलायन ये देवकी नंदन खत्री के अय्यारी उपन्यासों में हमें मिल जाता है। लेकिन तीसरे प्रयोजन के उदाहरण के रूप में
स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल्स और वाल्डियर की कांकीद आदि रचनाओं का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। सच्चाई तो ये है कि प्रत्येक रचना प्रक्रिया में फैंटेसी की सर्जना शक्ति छिपी होती है। प्रत्येक रचनाकार कहीं न कहीं फैंटेसी जैसे तत्व का इस्तेमाल करता है और इसीलिए गंभीर कालजयी रचनाओं में फैंटेसी के अंश को भली भांति हम देख सकते हैं। वो चाहे प्रसाद की कामायनी हो, मुक्तिबोध की अंधेरे में हो, निर्मल वर्मा की एक चिथड़ा सुख जैसा उपन्यास हो, या फिर अज्ञे का अपने अपने अजनबी जैसा उपन्यास हो। क्योंकि कोई भी रचना जो अनुभव के धरातल पर तीव्र अंतर्द्वंद को मूर्त रूप प्रदान करती है वो फैंटेसी परक हुआ करती है। यहाँ ध्यातव्य है कि पूरी रचना फैंटेसी नहीं होती, वो फैंटेसी का एक अंश मात्र होती है। ऐसे रचनाकार जो अजन्मे कल के विषय में आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और उसे आज से बेहतर मानते हैं, वो फैंटेसी का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि आज से कल बेहतर होगा। एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध कला के 3 क्षणों का विवेचन करते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है तथा कृति फैंटेसी की पुत्री है। फैंटेसी के क्षण में वैयक्तिक अनुभव परिवर्तित होकर निर्वैयक्तिक हो उठते हैं। फैंटेसी के रूप में अप्रस्तुत विधान सार्वजनीन हो जाता है। इसीलिए अर्थ परंपराएं फैंटेसी के मूल अर्थ को काटती ही नहीं हैं, तराशती भी हैं, रंगहीन ही नहीं करती, नया रंग भी चढ़ाती हैं। इसके अतिरिक्त उसे नए भावों, विचार प्रवाहों से संपन्न करके अर्थ क्षेत्र का विस्तार भी करती हैं। यही कारण है कि मुक्तिबोध को छोटी कविताएं अच्छी नहीं लगती। मुक्तिबोध की कविताएं प्रायः लंबी कविताएं होती हैं, क्योंकि छोटी कविता उनकी नज़र में अधूरी कविता होती है। वहाँ यह परिदृश्य उभर नहीं पाता। उनकी कविता में बराबर उनकी आत्मा का सहचर मित्र मौजूद रहता है और वो वही है जिसके चेहरे पर मुक्तिबोध की तरह सूनेपन और अनाशा की कालिक पोत दी गई है। पर आज के संघर्ष में जीवन में भी वो अपना पक्ष रखने को विवश है, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाकर। मुक्तिबोध का पुरुष अपनी भुजाओं पर पूरा आसमान उठा लेता है और तो और आग में कमल भी खिला सकता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि फैंटेसी ने विलक्षण कलात्मक समृद्धि काव्य को प्रदान की है। धन्यवाद। हर बार की तरह इस बार भी आपसे आग्रह है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें तो बेहतर है। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य दें ताकि अगला व्याख्यान तैयार करने में सुगमता हो। धन्यवाद।